और डीसी जनरेटर से संबंधित थ्योरी को हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं साथियों असामान्य तत्व और इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में। आइए, ये फॉर्मूला आपने पहले भी समझा था। आपका डी का मतलब होता है डी मैग्नेटाइजिंग, एटी होता है एम्पियर टर्न। तो ये क्या हो गया आपका डी मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न प्रति पोल। क्या हो गया साथियों? डी मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न प्रति पोल। इसका गणितीय सूत्र होता है जेड आई इंटू थीटा बाय 360। जेड आपका टोटल कंडक्टर की संख्या है, आई आपकी क्या है साथियों? करंट का मान है। ठीक है। फिर अगर यही चीज हम बात करें प्रति पोल कुल एम्पियर टर्न के बारे में, तो एटी, टी से टोटल, एटी मतलब एम्पियर टर्न, तो टोटल एम्पियर टर्न प्रति पोल कितना होगा? जेड आई बाय 2p हो जाएगा। फिर बात करें प्रति पोल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, तो इसको एटीसी से सूचित करेंगे। ये प्रति पोल कितना होगा? जेड आई इंटू 1/2p माइनस थीटा बाय 360 हो जाएगा। तो ये सब मान है। कई बार सीधा डाटा पूछ देगा या कई बार आपको क्या पूछ देगा, इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछ देगा विद्यार्थी जी। डीसी जनरेटर में हमारी डीसी ईएमएफ में क्या मौजूद रहती हैं? रिपल मौजूद रहती हैं। रिपल का मतलब है एसी कंपोनेंट भी उसमें रहता है। उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? सेगमेंट बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा सेगमेंट कम्यूटेटर में देंगे मेरे एसी के मान में उतनी कमी आएगी और मुझे आउटपुट में बहुत ही बेहतर एसी नहीं बल्कि डीसी बेहतर मिलेगा। क्या मिलेगा? डीसी बेहतर मिलेगा। तो जितना सेगमेंट ज्यादा होगा डीसी उतनी प्योर मिलेगी। मेन पोल अगर सैचुरेटेड नहीं है तो आर्मेचर रिएक्शन का दुष्प्रभाव क्या होगा? सिर्फ मैग्नेटाइजिंग होगा। डी मैग्नेटाइजिंग प्रभाव उस स्थिति में नहीं मिलेगा। इंटरपोल वह छोटा छोटा पोल होता है जो मुख्य पोल के बीच में रहता है। याद है आप लोगों को कि इंटरपोल की पोलरिटी हमारे रोटेशन के डायरेक्शन के अगले पोल के सापेक्ष समान होती है। इंटरपोल में कैसा तार? मोटा तार लगाते हैं और उसमें आपकी टर्न भी क्या होती है? फेरा भी क्या होता है? कम होता है। वह टॉर्क जो मशीन में काम करने के लिए उपलब्ध होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? शाफ्ट टॉर्क कहते हैं। यही हमें प्राप्त भी होता है। कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से कॉइल का करंट हम लोग क्या करते हैं साहब? चेंज करते हैं। यानी प्लस आई से माइनस आईसी तक बदलने का जो काम होता है, डायरेक्शन जो उल्टा करने का काम होता है, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। मेन फ्लक्स के सापेक्ष आर्मेचर फ्लक्स कैसा होता है? अस्थिर होता है। कम्यूटेशन को सुधारने के लिए क्या लगाना है? इंटरपोल लगाना है। हाई रेजिस्टेंस वाला ब्रश इस्तेमाल करना है। रिएक्टेंस वोल्टेज को घटाने की विधियों का भी क्या करना है? इस्तेमाल करना है। इंटरपोल की पोलरिटी अगले आने वाले मेन पोल के समान होती है। इंटरपोल की पोलरिटी मोटर के पीछे वाले मुख्य पोल के समान होती है क्या? अगर हम पीछे से देखें तो उसके बराबर भी हो सकता है। एक का आगे हो गया तो दूसरे से पीछे हुआ कि नहीं हुआ? तो साहब डीसी जनरेटर में फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाने से मेरी ईएमएफ का मान भी बढ़ जाता है। डीसी मशीन में आर्मेचर को कहां रखा जाता है? रोटर पर रखा जाता है। और ऐसा करने के पीछे उद्देश्य है कि हमारे कम्यूटेटर के साथ संबंध बनाने में हमें सुविधा मिलती है और आसानी से हम एसी को डीसी में बदलने में सक्षम हो जाते हैं। बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों का मान कैसा होता है? विषम होता है, कभी भी समान नहीं होता है। डीसी मशीन में हम लोग कैसा कॉइल यूज करेंगे साहब? याद रखिएगा, जनरली कैसा यूज करेंगे? ओपन का हम विशेष रूप से यूज करेंगे। अगर यह डीसी मशीन छोटी होगी तब हम क्या करेंगे? बंद का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर थोड़ा आप डाटा में सुधार कर लीजिएगा। प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि का मुख्य हानि क्या है? 2V होता है। यानी आपका वोल्टेज आप जानते हैं ना, मेरा जो रेजिस्टेंस वहां आपने यूज किया है तो पेयर में आपने लिया अगर, तो एक में कितना? 1 वोल्ट, तो जोड़ा में कितना? 2 वोल्ट हो जाएगा। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ते हैं
और ये हमारी धारा की दिशा को क्या करती है, विपरीत करती है। यानी आर्मेचर की धारा की दिशा और इसकी धारा की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। परिणाम होता है कि धारा न्यूट्रल हो जाती है और हमारा आर्मेचर का करंट विकसित नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारी साहब आर्मेचर रिएक्शन के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण जनरेटेड ईएमएफ का मान क्या होता है, सीधे सीधे कम हो जाता है। फ्लक्स को ना घटा रहा है, अब फ्लक्स जब घटेगा तो आपकी कटिंग कम करेगा, और कम कटिंग करेगा कंडक्टर को तो ईएमएफ भी क्या होगा, घट जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो है साथियों, ये मेन पोल के कैसे होता है, विपरीत दिशा में होता है। डीसी शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होती है, लोड करंट के माध्यम से क्या होती है, उत्तेजित साथियों होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व कितना होना चाहिए, 2.5% होना चाहिए, ठीक है। ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट बढ़ने से क्या होता है, बढ़ जाता है। ओवर कंपाउंड में तो आपको याद है ना, मेरा जनरेटेड वोल्टेज ही क्या था, जनरेटेड वोल्टेज से ज्यादा कौन था, टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या होता ओवर कंपाउंड में, अंडर में मेरी जनरेटेड ज्यादा थी, ये कम था, और आपका फ्लैट कंपाउंड में दोनों बराबर था। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे घटिया होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज का मान ही हमको बहुत कम मिलता है, यहां फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है। डीसी जनरेटर में डीसी सोर्स के द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व को उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है, फ्लैशिंग कहलाती है। ध्यान देना, ये चीजें थोड़ा सा लगता है नया जैसा, लेकिन फ्लैशिंग का मतलब आप समझिएगा जैसे कैमरा वगैरह से फ्लैश चमकता है, वो बातें नहीं है। क्या है, डीसी सप्लाई दे करके तब हमें क्या करना, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को विकसित करने का काम करना, ये क्या कहलाती हैं, फ्लैशिंग कहलाती है। सीरीज जनरेटर और ओवर कंपाउंड जनरेटर के लिए हम लोगों का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कैसा माना जाता है, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन माना जाता है। पैरेलल ऑपरेशन के लिए मेन रूप से हम लोग शंट कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग ज्यादातर करते हैं, क्योंकि यहां जनरेटेड वोल्टेज के मान में भी बहुत परिवर्तन नहीं होता, यहां फ्लक्स भी क्या होती है, कांस्टेंट साथियों होती हैं। सीरीज और ओवर कंपाउंड जनरेटर के लिए पैरेलल ऑपरेशन अगर करना हो तो हमें क्या चाहिए, इक्वलाइजर चाहिए। इक्वलाइजर बार, इक्वलाइजर रिंग, ये धारा के बंटवारे को क्या करता है, समान बनाता है, समझ गए। दो सीरीज जनरेटर यदि पैरेलल में चल रहा है तो इक्वलाइजर बार का प्रयोग हमको करना होता है। इसीलिए करना होता है क्योंकि हमारे सभी मशीन को एक समान करंट मिले। ये करंट के मान को क्या करता है, इक्वल कराता है, बराबर करता है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीसी मशीन में हम लोग डमी कॉइल का यूज करते हैं। आप एक समय होता था, आजकल तो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे हैं, लेकिन जब पहले ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल हम लोगों को खरीदना होता था, मोबाइल शोरूम में जाते थे, वहां पर दुकानदार अपने शोकेस में डमी मोबाइल रखता था, ओरिजिनल खोल के पैकेट निकाल के हमको नहीं दिखाता था, भैया जी चला लीजिए तब लीजिएगा, ऐसा नहीं था, वो डमी रहता था। और डमी को ही आप लीजिए, देखिए सब चीज, अच्छा ये डिजाइन पसंद आ गया, ठीक है, जब आप ओके कर दीजिएगा तब जाकर के वो सील है ना, पैकेट का सील वगैरह खोलता है ना, पेमेंट कर दीजिएगा तब। अभी भी वैसा है क्या, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन 95% लोग जो हैं ऑनलाइन ही मोबाइल वगैरह सब चीज मंगाते हैं। जो टी शर्ट पहना वो भी ऑनलाइन मंगाया हुआ है, हाँ तो ऑनलाइन ही मंगाया ही है। हाँ, घड़ी ऑनलाइन मंगाया है, जूता भी ऑनलाइन है, चश्मा भी ऑनलाइन है, खाली गमछी दुकान में लिया है, गमछी खाली दुकान में लिया है। चलिए हाँ ये साथियों, तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का जो है सबसे मेन लाभ है साथियों कि टर्मिनल वोल्टेज का रेंज मेरा क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा मिल जाता है, ताकि आपको जब जैसी जरूरत होती है एक्साइटेशन उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
साथियों फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज नियमन क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि यहां जनरेटेड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज दोनों बराबर होगा, और जब दोनों बराबर होगा तो निश्चित रूप से वोल्टेज रेगुलेशन 0 होगी, क्योंकि यहां वोल्टेज हमेशा इक्वल होता है। डीसी मशीन में आयरन लॉस सिर्फ कहां पर होगा? आर्मेचर में होगा। समझ गए? सिर्फ कहां साथियों? आर्मेचर में। ब्रश पर स्पार्किंग वोल्टेज, स्पार्किंग जो है किसके कारण होती है? रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण। ये जो एक्सेल है ना, यहां जो आपका आई एक्सेल विकसित हो रहा है, इसके कारण जो वोल्टेज हमें मिल रही है वही तो मेरा रिएक्टेंस वोल्टेज है। समान रूप से इसके कारण स्पार्किंग की संभावना बनती है। आर्मेचर को ब्रश से शॉर्ट सर्किट यानी न्यूट्रल एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं? सेट करने का प्रयास करते हैं। मेटल ग्रेफाइट ब्रश में वोल्टेज का लॉस कम होता है, क्योंकि धातु कंडक्टिंग होती है ना, प्रतिरोध क्या होती है हमारी? कम हो जाती है। ब्रश की संख्या धारा के मान पर निर्भर करती है। कम रहेगी तो कम ही ब्रश देना पड़ेगा, ज्यादा रहेगी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्शन करने का काम कौन करता है? कार्बन ब्रश करता है। मात्रा अधिक है तो उसको कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए साधन भी ना आपको ज्यादा चाहिए। कम वोल्टेज और अधिक करंट के लिए डीसी मशीन अगर आप दे रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में कैसा ब्रश लीजिएगा? कॉपर ब्रश लीजिएगा। डीसी मशीन में एयर गैप रिलक्टेंस के क्या होता है? समानुपाती, यानी एयर गैप आपका बढ़ रहा है, आपका रिलक्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। एयर गैप घट रहा है, आपकी रिलक्टेंस भी क्या होगी? घटेगी। कॉपर तथा एयर की रिलेटिव परमिबिलिटी लगभग क्या होती है? समान होती हैं। कॉपर भी बहुत अच्छा चुंबकीय चालक नहीं होता है, कॉपर विद्युतीय चालक बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। स्लॉट वेज का इस्तेमाल एयर गैप को कम करने के लिए करते हैं। डमी कॉइल मैकेनिकल बैलेंस देता है। ये डमी कॉइल अपने अंदर से कोई धारा प्रवाहित नहीं कराता, समझ गए? ये सिर्फ क्या करता है? हमारे कॉइल को अटैच होने के लिए, उसको पकड़ बना करके सही तरीके से सेट होने के लिए मदद प्रदान करता है साथियों। उसका कोई रोल हमारे फ्लक्स के उत्पादन में या फिर वोल्टेज के उत्पादन में एकदम नहीं होता है। किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उसका कंबसन चैम्बर में क्या घुस गया है? पानी चला गया है। क्या हो गया साथियों? उसके कंबसन चैम्बर में पानी चला गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा गंभीरतापूर्वक समझिए। डीजल जनरेटर सेट में ऑटोमोबाइल का बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर? संट। क्यों? क्योंकि संट का आउटपुट वोल्टेज समान रहता है। देखिए साहब, एसएई का पूरा नाम होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर। ऑटोमोटिव मतलब ऑटोमोबाइल से संबंधित काम जो लोग कर रहे हैं, उस पर जो रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारा जो एसएई है वो क्या करता है? लुब्रिकेंट तेल पर जो भी आपका लुब्रिकेंट ऑयल होगा, सब पे एसएई नंबर लिखा रहता है। वो नंबर आपकी विस्कोसिटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है कि कम विस्कोसिटी है, ज्यादा विस्कोसिटी है। ये सब तेल का प्रयोग आप ग्रीसिंग के लिए करेंगे, बियरिंग में करेंगे, वहां दे करके आप बियरिंग को क्या करते हैं? स्मूथ फंक्शनिंग कराते हैं। नहीं तो बियरिंग में गंदगी वगैरह पड़ गया और बहुत दिन से सूख गया तो क्या होता है? आवाज भी ज्यादा आती है और कटने भी लग जाता है ना? साइकिल में आप लोग देखे होंगे, आप लोग साइकिल में तेल डालते थे, है ना विद्यार्थी जी? तेल डालने से क्या होता था? उसकी साहब निश्चित रूप से विस्कोस, उसकी ग्रीसिंग एक तरह से समझिए करते थे, स्मूथनेस आता था, फिसलन जैसा स्ट्रक्चर बनता था, घर्षण घट जाती थी, बहुत आराम से आपकी साइकिल तेज गति से चलती थी। वही काम यहाँ पर है। कम्यूटेटर पे आप लोग लैप और वेव दोनों वाइंडिंग को स्थापित कर सकते हैं। डीसी जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व जब खत्म हो जाए, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जब खत्म हो जाए, तो जो जनरेशन जनरेट कर रहा है, जो वोल्टेज हमको आउटपुट में मिल रही है, उसी का हम क्या करते हैं? 10% डीसी सप्लाई बैटरी में देना प्रारंभ कर देते हैं। अलग से हम लोग सप्लाई देने लग जाते हैं। ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में वाईसी का मान कितना? 3। क्वाड्रप्लेक्स में वाईसी का मान 4। डुप्लेक्स में वाईसी का मान 2। सिंप्लेक्स में वाईसी का मान 1। बस यही बेसिक कंसेप्ट है। अगर डीसी के सप्लाई टर्मिनल को बदल दें
तो मेरी दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, डीसी मशीन में सप्लाई के कनेक्शन को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके घूमने की दिशा बदलती है। या तो आप फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन को उल्टा करिए या आप आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन को उल्टा करिए, दोनों में से किसी एक को करने पर इसके डायरेक्शन में परिवर्तन होता है। दोनों को एक साथ कर दीजिएगा तब भी परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना, सप्लाई टर्मिनल चेंज करने से चेंज नहीं होता, चेंज सिर्फ होता है तो आपके फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलने से और साहब आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलने से होता है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर फुल लोड पर 0 वोल्टेज रेगुलेशन प्रदान करती है। क्या करती है साहब? बिल्कुल, जब कंपाउंड डीसी जनरेटर जो है वो प्रकाश के लिए क्या होता है साथियों, विशेष रूप से अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं होता है। अब बल्ब से आपको रोशनी चाहिए और तुरंत आप भूख भाग कर रहे हैं, वोल्टेज घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, बल्ब डैमेज होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक सी बात है। आर्क वेल्डिंग के लिए 60 से 80 वोल्ट का वोल्टेज और 300 से 600 एम्पीयर की धारा हमको चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग के लिए करंट का मान ज्यादा होना चाहिए। डीसी जनरेटर में साथियों भिन्नात्मक पिच कॉइल स्पार्किंग को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, साथ ही साथ याद रखिएगा हम फ्रैक्शनल पिच का यूज हार्मोनिक्स को भी कम करने के लिए करते हैं। समझ गए? ये बिल्कुल साथियों। तो आर्क वेल्डिंग में डीसी जनरेटर में कैसा गुण होना चाहिए? ड्रॉपिंग नेचर होना चाहिए। कैसा नेचर होना चाहिए? ड्रॉपिंग नेचर होना चाहिए। तो अस्मरणीय तत्व हम लोगों का हो चुका है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं? आइए साहब, आइए साथियों, एक 4 पोल वाले डीसी जनरेटर में लैप वाउंड क्या है साहब? आर्मेचर है। देखिएगा, क्वेश्चन है 4 पोल वाला डीसी जनरेटर है, लैप वाउंड आर्मेचर है, तो ए का मान 2 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा? P के बराबर हो जाएगा। तो यानी क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। कितना स्लॉट है? 50। एक स्लॉट में कितना कंडक्टर है? 16। प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स कितना है? 30 मिली वेबर। अब कह रहा है 240 वोल्ट मेरा ईएमएफ है, मशीन को कितने स्पीड पे चलना चाहिए? विद्यार्थी आपको ए मालूम है, पी मालूम है, फ्लक्स मालूम है, 30 मिली वेबर, 30 गुना 10 के पावर -3 वेबर, ठीक है। जेड निकालिएगा, कितना होगा? 50 स्लॉट है और 16 कंडक्टर है, तो 50 गुना 16 नहीं कीजिएगा, है ना, तो क्या होगा? 800 हो जाएगा। उसके बाद आपका ईएमएफ का मान कितना है? आपका 240 वोल्ट है ना। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? E बराबर P∅N/Z बटा 60A होता है ना? क्या विद्यार्थी जी, होता है 60A। अब आप तो जानते हैं, हम आपको काम आसान कर दें। मेरा लैप जब है तो मेरा लैप है तो PA बराबर होगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब हमको n निकालना है, नहीं विद्यार्थी जी, तो आप क्या लिखिएगा? EA गुना 60 बराबर लिखिएगा ∅N/Z। यहां से n बराबर लिख दीजिएगा EA गुना 60 बटा ∅ इंटू Z। क्या विद्यार्थी जी, नहीं लिख देंगे? n मेरा स्पीड होता है कि नहीं होता है? EA का मान 240 रख देंगे, गुना 60 कर देंगे, अब ∅ 30 गुना 10 के बाद -3 लिख देंगे, अब मेरा Z क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। और सबको काट कूट देंगे, जो मान मिलेगा वही होगा ना स्पीड। बिल्कुल विद्यार्थी जी। तो कभी भी क्वेश्चन जब रहे तो डाटा क्या दिया है उसको पॉइंट आउट करिए और रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर लीजिए। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया और सीधे उसको क्या कर लीजिए? फाइनलाइज करके फॉर्मूला लगा के मान निकाल लीजिए। वही काम किए हैं। मेरा 14,400 बटा 24 यानी स्पीड कितना आ गया? 600 आरपीएम आ गया। स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए 128 स्लॉट वाला 8 पोल का आर्मेचर वाइंडिंग है, 15 दांत तक फैला हुआ है। कॉइल को क्या कहिएगा? 128 है नहीं, तो आप क्या करिएगा साहब? मेरा जो पोल पिच निकालिएगा कितना हो जाएगा? 128 बटा 8 होगा, काटिएगा कितना होगा? 16 होगा। तो यानी ये तो 16 तक फैला है, इसमें कितना दांत है? 15 दांत है। अब मेरा पोल पिच 16 दांत है, इसमें 15 है, तो 16 में से 1 घट के 15 हुआ ना, तो छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसा पिच हो जाएगा? शॉर्ट पिच होगा। लेकिन कितने स्लॉट से? 1 स्लॉट से। स्वाभाविक है 16 माइनस 15 बराबर वैज्ञानिक जी 1। तो 1 स्लॉट से क्या है साहब? शॉर्टेड है।
क्या है? एक स्लॉट से शॉर्टेड है, तो एक स्लॉट पिच द्वारा शॉर्ट कोडेड। ऑप्शन नंबर क्या दे देंगे? ए दे देंगे, है ना विद्यार्थी जी? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहां पर 0.75 मीटर लंबा, एल का मान 0.75 मीटर है। बी मेरी कितनी है? 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। जब भी यूनिट मालूम है ना, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी वी का यूनिट क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं। तो हमारा आ गया 4। करंट कितना दे दिया है जी? 5 एम्पियर दे दिया है। आप जानते हैं ना F बराबर BIL। अगर थीटा कुछ नहीं लिखा है तो आप लोग हमेशा मानिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू है, यानी थीटा हम कितना मान लेंगे? 90। साइन 90 का मान तो 1 होता ही है, तो बी के जगह पे 4, आई के जगह पे 5, एल के जगह पे 0.75 लिख दिए, सबको गुना कर दिए, कितना आ गया? 15 न्यूटन आ गया। ऑप्शन नंबर सी दे दिए। बस फॉर्मूला मालूम है तो सटासट वैल्यू रखेंगे और गुना करके वहां पर मान को लिख देंगे विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को बता दें सेशन 3 लॉन्च हो गया है, ठीक है, और वो उपलब्ध है ऐप पर। आप लोग ऐप पर देखिए, वहां मिल रहा है। 500 वोल्ट पर एक 8 पोल का जनरेटर की आउटपुट है 200 एम्पियर, ठीक है। लैप कनेक्टेड आर्मेचर में कितने कंडक्टर हैं? 1280 कंडक्टर हैं। 160 आपका क्या है? कम्यूटेटर का खंड है। कह रहा है ब्रश जीरो लोड पर न्यूट्रल एक्सिस से 4 खंड क्या कर रहा है? आगे जा रहा है। रहना चाहिए पीछे, लेकिन क्या कर रहा है? 4 आगे भाग रहा है। तो आपसे कह रहा है प्रतिपोल आर्मेचर विचुंबकन फेरों की संख्या। विचुंबकन का मतलब है डीमैग्नेटाइजिंग, तो ATD प्रति पोल आपको निकालना है। डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न प्रति पोल। अभी फॉर्मूला सबसे पहले चर्चा हुआ था ना, देख लीजिए विद्यार्थी। नौजवानों समझिएगा, पोल का मान तो क्वेश्चन में कितना दे दिया है? नहीं जी, 8 दिया है। कितना दिया है? पोल 8 दे दिया है, ठीक है। आई कितना दे दिया है? 200 एम्पियर दिया है। जेड 1280 दिया है। कम्यूटेटर में कितना खंड है? सेगमेंट है 160 है, ठीक है। लैप वाइंडिंग है। आप सब नौजवान जानते हैं कम्यूटेटर में जितना खंड होगा उतना ही मेरा स्लॉट भी होगा। कम्यूटेटर के सेगमेंट किसके बराबर? लैप वाइंडिंग में आपके रोटर के स्लॉट के बराबर, ठीक है। ये कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। लैप वाउंड अगर आर्मेचर हो तो मेरे आर्मेचर के स्लॉटों की संख्या कम्यूटेटर सेगमेंट्स की संख्या के बराबर होती हैं। तो यानी इससे पता चल गया कि दिया था मेरा कम्यूटेटर सेगमेंट, लेकिन यह क्या हो गया? मेरा स्लॉट हो गया। तो स्लॉट कितना हो गया? 160। अब कह रहा है कि 4 स्लॉट खिसका करके मेरा ब्रश जा रहा है। आगे मेरा ब्रश क्या हो गया? खिसक गया है। जब ब्रश आगे खिसक गया तो थीटा बराबर क्या करेंगे? 4/160 गुना क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? बताइए। यहां 8 होगा। सिंप्लीफाई करिए तो 8 हो सकता है कि यहां पर ही गलती लिख दिया गया हो, समझे ना। या 8 नहीं बल्कि 4 पोल होगा, समझे कि नहीं, वहीं मिस हुआ होगा, ठीक है। तो यदि 8 है तो हम लोग 8 लेके चलेंगे, ठीक है। 8 लेके चलेंगे तो डाटा में कहीं कहीं क्या होगी? चेंजिंग आएगी। ऐसे केस में क्या हो रहा है? 18 हो रहा है ना, बिल्कुल। तो 18 हो रहा है, मामला बदल रहा है। इससे अच्छा हम यही सुधार कर लेते हैं, इसी को हम क्या कर देते हैं? 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी डाटा को चेंज कर लीजिएगा। 4 पोल हमारा है, ठीक है। मिस्टेकली क्या है? वहां 8 लिख दिया गया है। तो 4 पोल पर चलते हैं। कोई भी पोल का संख्या दे देगा उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। हम लोग 8 रख रहे हैं तो मान बढ़ रहा है ना। क्या हो जाएगा? 4/160 गुना 360। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 9 आ गया आपका थीटा का मान साथियों। अब ATD क्या होता है? ZI इंटू थीटा बाय 360। तो आपको Z कितना है? 1280 है। I कितना है? 200 है। थीटा आपका 9 है। अब बटा 360 कर दिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6400 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए साथियों, मेरा जो है आर्मेचर विचुंबकन एम्पियर फेरों में ATD प्रति पोल कितना हो जाता है? तो आपको प्रति पोल कर रहा है, तो हम यहां क्या करेंगे विद्यार्थी जी?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी जब हम 4 पोल लेके चल रहे हैं तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ए का मान किसके बराबर, पोल के बराबर होता है। तो उस परिस्थिति में हमको किससे भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। और जब 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600 एम्पियर टर्न हमारा मान हो जाएगा। कहां विद्यार्थी जी, अच्छा वह चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 8 फुट हमारे पास है, ठीक है। 4 से क्या कर रहा है, खिसका रहा है, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल 4 से क्या कर रहे हैं हम लोग, खिसका रहे हैं, सही बात है। तो 4 से जब खिसका रहे हैं, आप पोल मेरा दिया है क्वेश्चन में 8 लिखा है, 4 सेगमेंट से खिसका रहे हैं। 1 मिनट, तो थीटा हमको निकालना है ना। तो थीटा निकालने के लिए तो जो खिसकाया है उसको लेना होगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है विद्यार्थी जी, ठीक है। ये जो 4 हम लोगों ने लिया है ना, ये 4 लिया है अग्रवर्ती होने की वजह से। किस वजह से लिया है, आगे जो आपका एक्सटेंड कर रहा है उसके भी हाथ में हमने 4 लिया है। ये 4 जो है ना मेरा पोल नहीं है साहब, समझे कि नहीं। हाँ, ये मेरा पोल नहीं है। अगर इस आधार पर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो क्वेश्चन ठीक दिया गया है, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा पोल आज का 8 रहेगा, समझे ना। यहां पर खाली गलत लिखा है, यहां क्या होगा, 8 होना चाहिए। इस जगह प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, समझे कि नहीं। वहां 8 सही है, यहां टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, तो मेरा पोल वाकई कितना है, 8 ही है। और ये जो थीटा हम लोग निकाले हैं, ये निकाले हैं कि कितना एक्सटेंड किया है बटा आपका 160। ये 160 जो लिए हैं ये क्या था, आपका कम्यूटेटर सेगमेंट था ना। तो हमारा खिसक ब्रश कहां रहा है, कम्यूटेटर पर ना ब्रश खिसकेगा। तो जितना से आगे भागा है 4 से, तो 4 बटा 160 इसीलिए किया गया। यहां पर 360 से क्या होगा, गुना होगा, ठीक है। तो मेरा 9 आएगा। और यहां पर भी हम लोगों को क्या करना है, यदि पोल हमने 8 कंसीडर किया है तो मेरा मान यहां क्या हो जाएगा, 8 ही रह जाएगा। तो 800 एम्पियर टर्न मेरा यहां पर सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन ठीक बना है, खाली एक जगह मिस्टेक है। एक यहां 360 सुधार लीजिएगा, एक पीछे में 4 को सही कर लीजिएगा। यानी यहां पर 8 कर लीजिए और यहां 360 कर लीजिए, ठीक है। और 4 पोल लेके यदि चलेंगे तब तो यहां पर 1600 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। 4 पोल लेके चलेंगे तो 1600 आ जाएगा, कोई उसमें चिंता की बात नहीं। ये कह रहा 4 पोल का लैप कुंडलित है डीसी सन जनरेटर, 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है, यानी इसमें साहब, और प्रत्येक पर 0.004 ओम का क्या है, प्रतिरोध है। यानी एक टर्न का प्रतिरोध कितना दे दिया, 0.004 ओम। और टोटल टर्न कितना है, 220 है। तो अब आप देखिए यहां पर आर्मेचर प्रतिरोध का मान हमको निकालना है। तो आइए जरा ध्यान देते हैं, प्रति पोल टर्न की संख्या क्या है, 220 यहां लिखा है। तो क्या करेंगे, 220 लेके चलेंगे, ठीक है विद्यार्थी जी। प्रति पोल टर्नों की संख्या क्या होगी, 220 लिखा है तो 220 लेके चलेंगे। 220 बटा क्या हो जाएगा, 4। तो 220 बटा 4 करिए तो कितना हो रहा है, कितना, 55 आ रहा है। कितना आएगा, 55 आएगा, ठीक है। 220 बटा 4, तो हमें कितना मिल गया, प्रति पोल कितना टर्न पड़ रहा है, 55। यानी एक पोल में 55 टर्न पड़ रहा है, तो 4 पोल में 220 टर्न हो जाएगा। अब आपको निकालना है प्रति पोल समानांतर पथ का प्रतिरोध कितना है। तो टोटल तो 55 आपको पड़ रहा है टर्न। तो हम देख रहे थे एक में है 0.004, तो 55 में कितना, 55 गुना 0.004, स्वाभाविक सी बात है। इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0.220 हो जाएगा। यानी एक पोल के सापेक्ष इतना ओम का प्रतिरोध। 4 पोल सभी कैसे पोल हैं, आपस में पैरेलल हैं, स्वाभाविक सी बात है। अब यहां ध्यान रखिएगा, लैप वाइंडिंग है तो आपका पोल 4 है तो रास्ता भी कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हम लोगों का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताइए।
स्वाभाविक है विद्यार्थी जी घट जाएगा, क्योंकि 4 रास्ते जब समानांतर में होंगे और एक 0.220 दूसरा भी सेम, तो जब n प्रतिरोध R मान का पैरेलल में जुड़ा हो तो इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं, R बटा n कर देते हैं। तो मेरे पास समांतर पथ की संख्या कितनी दी गई है, 4, तो नीचे 4 कर दिए और ऊपर मेरा क्या हो गया 0.220 ओम जो निकाले थे यहां पर एक पोल के रिस्पेक्ट का, और वही ना सब जगह सेम होगा, तो टोटल प्रतिरोध मेरा क्या हो गया, घट गया कि नहीं घट गया, 0.055 हो गया, है ना विद्यार्थी। बिल्कुल यही हम लोग को निकालना था, मेरा मान मिल गया। और ऐसे भी आप जानते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान कभी भी 1 ओम से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, तो 1 से बहुत कम हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अगला कह रहा है एक शंट जनरेटर है विद्यार्थी जी, एक शंट जनरेटर है और 220 वोल्ट का क्या है हमारा टर्मिनल, ठीक है। 220 वोल्ट का टर्मिनल, 220 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पियर हमको प्रदान कर रहा है। आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः कितना है, RA है 0.02 ओम और मेरा साहब RSH है 50 ओम, और आपको कह रहा है मेरी टर्मिनल वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, अब मेरा लोड करंट कितना है 195 एम्पियर। आपसे कह रहा है EA का मान बताइए कितना होगा। सबसे पहले विद्यार्थी जी आपको क्या निकालना होगा, IA निकालना होगा। IA आप देख रहे हैं 2 भागों में बट रहा है, इधर ISH इधर IL जा रहा है, ये क्या होगा ISH प्लस IL होगा कि नहीं होगा। विद्यार्थी जी आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको ISH निकालना पड़ेगा। ISH निकालने के लिए क्या करिएगा, V बाय RSH करिएगा, V बाय RSH करिएगा। V मेरे पास कितना दे दिया 220 दे दिया, मेरे पास क्या है साथियों रजिस्टर RSH 50 है, कितना मान हो रहा है 4.5। अब जो डाटा दिया उसी पर हम काम कर रहे हैं। 4.4 आपका क्या आ रहा है एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अब यहां से करिए आप IA का मान क्या हो जाएगा 4.4 प्लस 195 कितना हो गया 199.4 एम्पियर हमको क्या मिल गया, आर्मेचर का करंट मिल गया कि नहीं मिल गया। अब आप EA नहीं निकाल लीजिएगा, ये बराबर क्या कीजिएगा V प्लस IARA कर दीजिएगा, काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। अभी 220 है, IA आपका 199.4 है, गुना हो जाएगा 0.02। हल करके बता दीजिए तो कितना हो रहा है। कोई बात नहीं विद्यार्थी जी, बदलियों के 2 बार बना लेना क्वेश्चन, क्या टेंशन है, कंसेप्ट समझना है, समझे कि नहीं। 199.4 गुना 0.02 3.98 आ रहा है, क्या आ रहा है 3.98। हाँ तो आ गया आपका 223.98 वोल्ट मेरा जनरेट हो रहा है, कितना हो रहा है 223.98 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। अब रही बात 250 की, अगर 250 से मान लीजिए मेरा टर्मिनल वोल्टेज है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जब भी मेरा 250 वोल्ट होगा तो उस परिस्थिति में क्या होगा D11 साहब, यहां पर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जब यहां 5 होगा तो मेरा करंट हो जाएगा 195 प्लस 5 बराबर 200, तो IA हो जाएगा 200, तो 250 और प्लस 200 गुना 0.02 हो जाएगा, तो दो दूनी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तब मान हो जाएगा 224। यही बात है, समझे कि नहीं। तो कंसेप्ट समझिए, डाटा कोई भी रहे आप रख के निकाल लीजिए, ठीक है कि नहीं विद्यार्थी जी। तो यहां कंसीडर हमने क्या कर लिया 220 कर लिया, 220 पर हम लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। आइए विद्यार्थी जी।